तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज समास के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको 35 क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूँ, उन 35 क्वेश्चन की जानकारी दूंगा। और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं एक प्रश्न के, और जो भी सही है उसका मैं सही उत्तर भी आपको इस वीडियो में तुरंत ही बताऊँगा। इसके लिए आपको इंतज़ार भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, इतना है, लगभग 2 से 3 सेकंड का मैं टाइम यहाँ पर आपको दूँगा, जिसमें आप सोच सकें खुद से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है कि समास का शाब्दिक अर्थ है विग्रह, विच्छेद, संक्षेप या विस्तार। तो ये आपको खुद से सोचना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ यदि हम इसके उत्तर की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो उत्तर है वो सही हो जाएगा संक्षेप। समास का अर्थ होता है कि किसी भी बात को छोटे से छोटे तरह से उसको कहना या बताना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मृगनयनी में कौन सा समास है। जो मृगनयनी शब्द लिखा हुआ है, इस मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक तो है कि अव्ययी भाव का, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। तो जो मृगनयनी है वहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा कर्मधारय समास। ओके, तो ये आपका सही हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए हम इसे बैक कर देते हैं और उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि अगला है नंबर 3 पर तत्पुरुष समास है। अब देखिए ये समास जो हैं इनको यदि आपको बिल्कुल सही से टिक करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इससे पहले समास पढ़े हों। तो यदि आपने समास पढ़े हैं तो आप निश्चित ही यहाँ पर इनके उत्तर दे पा रहे होंगे। यदि नहीं भी आप उत्तर दे पा रहे हैं तो आप समास पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। यदि आप सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं या आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से समास मैं जो उत्तर दे रहा हूँ वो उत्तर क्यों सही हो रहा है। तो हालांकि तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। जैसे कि अगला है तत्पुरुष समास है। तो यदि आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा पता है कि तत्पुरुष समास कौन सा होता है तो आप यहाँ पर उत्तर आसानी से दे देंगे। पहला यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वो है मतदाता, अगला है चौमासा और नंबर 3 पे है भाई बहन और नंबर 4 पर है काली मिर्च। तो यदि हम इनके शब्दों को समझें तो यहाँ पर जैसे लिखा है मतदाता, मत को दान करने वाला। दूसरा है चौमासा, 4 महीने का जो मास होता है तो एक में मिला करके। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको उत्तर बताते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मतदाता। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही है। तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो मतदाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला आपको बताते हैं। अगला है नंबर 4। तो नंबर 4 में आपको देखना है कि क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। नंबर 4 में आपसे एक शब्द लिखा है नवरत्न। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बता दूंगा और वो बातें आपकी हमेशा जीवन भर काम में आएंगी। जैसे कि नवरत्न, तो यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। एक तो दिया गया है नव अर्थात नव, 9, और उसके बाद में दिया गया है रत्न। तो नव रत्न, यहाँ पर 2 शब्द हैं। प्रथम है नव और दूसरा जो द्वितीय है वो है रत्न। यदि आपको किसी भी दो दो शब्दों के मिलने से बने हुए किसी एक शब्द में, मतलब कोई भी एक समास ऐसा पूछ रहा हो जिसका प्रथम पद जो है वो अंकीय हो, गणितीय हो, 1 से लेकर के 1 2 5 6 3 4 कुछ भी हो, यदि वो अंक में आपको मिल रहा है तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा द्वंद्व समास लगा देना है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा वगैरह या कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर लगा देंगे कि नवरत्न में द्वंद्व समास है। जैसे कि नवरत्न है, त्रिभुवन है, पंचानन है। इसी तरीके से इनमें आपको द्वंद्व समास लगाना है। लेकिन कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि यदि आपसे सबसे सही उदाहरण पूछे तब आपको इन चीज़ों को लगाना है। अदरवाइज आप आगे देखेंगे जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं वो सभी समाज से रिलेटेड ही हैं। तो आपको इस तरीके की आगे प्रश्न आपको आएंगे जिनमें आप कंफ्यूज होंगे। अगला है, यहाँ पर दिया गया है लंबोदर में कौन सा समास है। अब यदि आपने समास पढ़े हैं तो ज़रूर इसको अपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कौन सा है। लंबोदर जो शब्द है, इस शब्द को
यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो लंबोदर का अर्थ होता है लंबा उदर, मतलब जिनका पेट लंबा है। तो लंबे पेट को लंबा पेट जो है वो किसका है, या लंबे पेट को धारण करने वाला कौन है। तो ये आपने इतना सोच लिया है तो इसका मतलब होगा कि आप अंदाज़ा लगा चुके हैं कि कौन सा समास यहाँ पर होगा। क्या द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विग है या बहुव्रीहि है। देखिए द्विग समास जो है वो अंकीय जो आते हैं उनमें होता है। अब यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिए, जब किसी भी शब्द में दोनों पद प्रधान हों और किसी तीसरे के लिए इशारा कर रहे हों तब वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर है लंबा उदर, मतलब गणेश भगवान, तो यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो आपको इसे एक बार देखना है और डायरेक्ट उत्तर दे देना है। उसके बाद में अगला है, परमेश्वर में कौन सा समास है। द्विग समास है, या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, या अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर जो इसका सटीक आंसर है वो हो जाएगा कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। ओके, नंबर 6 जो है इसका कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। सही से आप पढ़िएगा प्रश्न एक बार, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है उदाहरण है, बल्कि ये पूछ रहा है सही उदाहरण है। अब ये क्यों पूछ रहा है मैं आपको बताता हूँ। बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है कि, या बहुव्रीहि समास की जो परिभाषा होती है वहाँ पर यही होता है दोनों पद प्रधान हों और किसी तीसरे के लिए इशारा कर रहे हों। जैसे कि निस्दिन, चलो हमने मान लिया कि नहीं हो सकता है, लेकिन पंचानन बिल्कुल हो सकता है। पंचानन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो पंचानन है, पंच आनन मतलब पंच सिर, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके 5 सिर हैं। तो ये ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास इसमें हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर पंच लिखा है मतलब 5 है, तो ये यहाँ पर द्विग समास का भी उदाहरण है। चौमासा जो है ये शुरुआत में 4 है, तो ये भी द्विग समास का उदाहरण है। लेकिन विषधर जो है ये आपका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि ये यहाँ पर सबसे जो सटीक आपको मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है विषधर। तो आपको क्या करना है कि इसका जो उत्तर आप देंगे वो विषधर देंगे, ना तो आपको यहाँ पर पंचानन देना है और ना ही यहाँ पर आपको चौमासा देना है। हालांकि चौमासा तो नहीं ही होगा, ना तो निस्दिन होगा। ये पंचानन हो सकता था तब जब ये सही न लिखा होता। अब यहाँ पर जो सही लिखा है तो आपका यहाँ पर पंचानन नहीं होगा बल्कि विषधर होगा। तो चलिए ये चीज़ें तो हमने आपको बता दी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्विग समास का उदाहरण कौन सा है। द्विग समास की परिभाषा भी मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको ये द्विग समास के उदाहरण या द्विग समास की परिभाषा क्या है ये मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए द्विग समास का जो परिभाषा होता है वो डायरेक्ट यही है कि जहाँ पर प्रथम पद में कोई अंक दिए गए हों, बस वहाँ पर आपको द्विग लगाना है। अब यहाँ पर देखिए चतुरानन में भी दिया गया है और यहाँ पर आपको मिलता है त्रिभुवन में भी। तो इनमें आपको एक बार ये सोचना है कि किसको हम लगाएं। तो यहाँ पर त्रिभुवन आप लगाएंगे, वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि चतुरानन जो है ये आपका ऐसा व्यक्ति जो 4 सिर को धारण करने वाला हो। तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इसे नहीं लगाना है बल्कि आपको लगाना है त्रिभुवन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर त्रिभुवन लगाना है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, त्रिभुवन। तो आपका हो जाएगा द्विग समास का उदाहरण कौन सा है, त्रिभुवन। आपका त्रिभुवन उदाहरण है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कन्यादान में कौन सा समास है। अब यहाँ पर देखिए सभी समास के ही प्रश्न हैं, जितने भी हैं 35 प्रश्न हैं, 35 के 35 आपके समास के ही हैं। तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर विश्वास है कि जब भी आप अपने यूपी टेट की या सीटेट की परीक्षा में बैठेंगे तो 2 नंबर तो आपके कन्फर्म हैं। इस एक वीडियो में ही आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। तो सिर्फ 35 प्रश्न ही आप देख लीजिए, कोई ना कोई 2 नंबर आपको जरूर ही मिल जाएंगे। बस इतना है कि जब भी आप एग्ज़ाम दे कर के आएँ उसके बाद हमारे इस वीडियो को एक बार आप वॉच करें कि जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ फंसा है आपके पेपर में, ऐसा कुछ आया है जिसमें 2 नंबर आपने मेरे वीडियो को देखकर हल किए। तो आप पाएंगे कि कम से कम आपने 2 नंबर तो ज़रूर ही लिए हैं। यदि सही से पेपर बन गया तो 5 नंबर भी आपने ले लिए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
कन्यादान में कौन सा समास है? पहला यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है या जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है बहुव्रीहि, दूसरा है द्विग समास का, तीसरा है तत्पुरुष समास का और चौथा यहाँ पर है कर्मधारय का। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका सीधा सा जो समास है वो यहाँ पर नंबर 9 है, तो इसका सीधा सा हो जाएगा, मैं हाईलाइट करके शो कर देता हूँ यहाँ पर तत्पुरुष समास। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? अब देखिए ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको बिना याद किए बिना पढ़े हुए खुद से ही पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समास ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो समास। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं कि क्या है अगला। पंचवटी में कौन सा समास है? अब मैं बता चुका हूँ इस तरीके के प्रश्न यदि आपके सामने आते हैं तो इनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, किसी भी शब्द का प्रथम पद यदि अंक है तो वहाँ पर आपका समास हो जाएगा द्विगु। शर्त इतनी है कि वो बहुव्रीहि समास की ओर इशारा न कर रहा हो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, तो 11 नंबर जो दिया गया है उसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं 12 की तरफ। चतुर्भुज में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पर चतुर्भुज में आपको तब देखते शुरुआत यहाँ पर किससे की गई है? अंक से। चतुर मतलब 4 से शुरुआत की गई है, तो यहाँ पर चूँकि द्विग है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि हो सकता है या कर्मधारय हो सकता है। अब इन दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा है। चतुर्भुज जो है वो किसी तीसरे के लिए, मतलब 4 भुजाएं जो धारण करने वाला है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो कौन है? कोई ना कोई तो जरूर है, तो उसी के लिए इशारा कर रहा है, अर्थात तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हो गया। बहुव्रीहि समास है, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वनवास में कौन सा समास है? वन के वासी। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में जो है एक शब्द बन रहा है, तो ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर वनवास जो है ये शब्द का अर्थ यहाँ पर सीधा हो रहा है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। मैं थोड़ा आपको जल्दी में बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि 35 प्रश्न है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से द्विग समास किस में है? सप्ताह में, आजीवन में, नीलकंठ में या प्रतिदिन में? अब देखिए द्विग समास का मैंने उदाहरण आपको क्या बताया था, अच्छी तरह से आप एक बार ध्यान करिएगा। द्विग समास का मैंने आपको उदाहरण बताया था कि जहाँ पर शुरुआत में पहला जो पद है वो अंक हो, द्विग समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर किस में शुरुआत में अंक है? एक बार आप खुद से सोचिएगा। तो यहाँ पर नंबर जो ए है, ए, यहाँ पर आपको शुरुआत में ही मिल रहा है सप्त, मिल रहा है मतलब 7। तो आपका उत्तर यही सही हो जाएगा। द्विग समास जो है वो सप्ताह में द्विग समास है। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह से इनको देखिए, समझिएगा, जिससे कि आपको समास वगैरह में कोई दिक्कत सामने बाद में आपके सामने ना आए। उसके बाद चलिए हम अब चलते हैं 14 हो गया हमारा, 15 प्रश्न की ओर। 15वां हमारा प्रश्न है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अब ये बात आपके रटनी नहीं है, बल्कि इससे आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो आप कोशिश करिए, बल्कि कोशिश नहीं, टाइम आप निकालिए और अच्छे से इसको पढ़िएगा समास को। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? तो यहाँ पर नंबर जो 15 आपका प्रश्न है, इस 15 नंबर का आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो पहला समास यहाँ पर इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास नहीं है? उत्तर दीजिए। सुख और दुख, पाप और पुण्य, रात और दिन, मत को दान करने वाला, मतदाता। नंबर 16 जो है, इस नंबर 16 का यही आपका उत्तर हो जाएगा, मतदाता, क्योंकि सब में और आ रहा है लेकिन इसमें को आ रहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? उत्तर दीजिए। आजीवन, पूरा जीवन, यथा समय, प्रतिदिन, नवरत्न। नवरत्न मैंने आपको उदाहरण पहले ही बताया था कि किस चीज़ का उदाहरण है नवरत्न। ये आपका द्विग समास का है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा,
बाकी सभी अव्ययी भाव समास हैं, लेकिन नवरत्न जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देश रक्षा शब्द का उदाहरण। देश रक्षा शब्द किस समास का उदाहरण है? देश रक्षा अर्थात देश की रक्षा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या तत्पुरुष समास तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आपका नंबर ए जो है तत्पुरुष ही हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि की परिभाषा में आपको दे चुका हूँ, द्विगु की परिभाषा दे चुका हूँ, कर्मधारय की परिभाषा दे चुका हूँ। तत्पुरुष ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। दोराहा शब्द किस समास का उदाहरण है? यदि आपने हमारे इस वीडियो को शुरू से सही से देखा है तो इसमें मुझे उत्तर बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको उत्तर जरूर ही बताऊँ, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको उत्तर बताना भी ज़रूरी है। एक बार समझा देता हूँ। दोराहा में आपको एक मिला है दो, दो मतलब 1 2 3 4 गिनती है, तो गिनती है तो मैंने पहले ही बताया था द्विगु समास हो जाएगा। तो बस इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल के समान नयन। ठीक है, इस तरीके से संधि विच्छेद आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आसानी से समास ढूंढने में मिल रहा है। तो कमल के समान नयन बहुव्रीहि होगा? नहीं। तत्पुरुष? नहीं। द्विगु? नहीं। कर्मधारय? बिल्कुल। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कमल के समान नयन वाला या वाली कोई भी हो, कौन सा समास है? तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर अलंकार आ चुके हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? संभावना की जाए तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर जन जनो मानो इस तरीके के शब्द आते हैं, मतलब हम मानते हैं कि इसकी संभावना है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन चीज़ों के बारे में आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। काफ़ी नॉलेजफुल वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और जो भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं उन्हें भी आप एक बार वॉच कीजिए, तब आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ कितने नॉलेजफुल वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते हैं। उसके बाद नंबर 22 में देखेंगे, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में साधारण धर्म है, क्या है? सुंदरता, के समान, या चंद्रमा, या मुख। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या किस चीज़ पर यहाँ पर शुरुआत की गई है, या धर्म किस चीज़ को बताया गया। तो यहाँ पर जो सुंदर है ये इस बात पर फोकस किया गया है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो सही हो जाएगा, सुंदरता। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी में अलंकार है। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी में अलंकार है। रूपक, श्लेष, यमक या उपमा। दाहसी मतलब यहाँ पर संभावना की गई है किसी चीज़ की तरह के लिए, कि इस तरीके की चीज़ है, और मैंने आपको बताया था जहाँ पर संभावना की जाए वहाँ पर उपमा की जा रही, तुलना की जा रही, तो ये आपका उपमा यहाँ पर हो जाएगा, उपमा अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अलंकार है। चा यहाँ पर कितनी बार आया है, बस इतना आपने देखा तो इससे ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। एक अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति की गई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अलंकार आपने पढ़े होंगे तो निश्चित इन प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे होंगे। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके में अलंकार है। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है कि लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके में अलंकार है। तो इसका हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। उसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। रूपक, दृष्टांत, उपमा, श्लेष। देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम मतलब समान, क्या किया गया है यहाँ पर उपमा की गई है किसी चीज़ से, यहाँ पर उपमा की गई, तो उपमा की गई तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। तो 26 का जो है यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर क्या किया गया है कि एक तरह से देखा जाए कि फिर से यहाँ पर उपमा ही की गई है। तो आपको इसमें देखना है कि क्या उपमा अलंकार है या नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, तो बस आपका यही सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 27 के बाद में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 28 में हम आएंगे। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है। शब्दा अर्था कई तरीके के अलंकार होते हैं, तो शब्दालंकार हैं उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, यमक। शब्द के कारण जब अलंकार प्रकट हो जाए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो कौन सा है, उपमा है, मानवीकरण है, या उत्प्रेक्षा है, या यमक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यमक। मैं आपको उत्तर हाईलाइट करके शो कर देता हूँ, यहाँ पर यमक के अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरों होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार है, या अनुप्रास अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या यमक अलंकार है। तो इसमें आपको परिभाषा इसकी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। इन चीज़ों के बारे में भी मैं वीडियो आगे बना करके दूंगा। एक एक अलंकार के लिए एक एक वीडियो में बनाऊंगा, और एक एक की परिभाषा इतनी बारीकी और इतनी सटीकता से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखना है और वो अलंकार आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। कबीर जी कहते हैं कि जो पीड़ा वही है, या पीड़ा जानने वाला व्यक्ति वही है जो पराई पीड़ा जाने, दूसरे की पीड़ा जाने। और जिसने दूसरे की पीड़ा नहीं जानी तो वो खुद से कभी भी पीड़ा का अनुमान या अंदाजा नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, या यमक अलंकार है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो सही हो जाएगा, यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, नंबर 30 का आपका हो जाएगा यमक अलंकार। आगे सिर्फ 5 ही प्रश्न बचे हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। अगला है नंबर 31 में आप देखेंगे, जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। एक है कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, यही खाए बोराए जग, ऊ पाए बोराए। तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा 31 का। यहाँ पर यदि आपने ये उदाहरण जो मैंने भी बोला है कनक कनकते सौगुनी, इसके यदि उदाहरण से आपको अलंकार पता है तो आप लगा देंगे यमक। यदि नहीं पता है तब भी आप याद रखेंगे कि जो किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति एक, दो या दो से अधिक बार हुई हो लेकिन उनका हर बार अर्थ अलग हो, यमक अलंकार होता है। उसके बाद अगला है 32वां, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ, इसका मैं एक बार अभी पीछे आपको इसी वीडियो में अभी एक पीछे में बता चुका हूँ। यहाँ पर आया था, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो वहाँ पर हमने कौन सा उत्तर सही किया था, वहाँ पर हमने अनुप्रास को सही किया था। तो यहाँ पर भी अनुप्रास ही सही हो जाएगा। एक वर्ड जो है उसी की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर वर्ड कोई भी हो, वहाँ पर च था, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान सरलता से मन डोला। तो यहाँ पर क्या है, के समान दिया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक तरह से यदि हम यहाँ पर देखें तो उपमा की गई है, पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो सरलता से डोला। तो यहाँ पर उपमा की गई, तो यहाँ पर सीधा सा उपमा अलंकार हो जाएगा नंबर 33 का। तो इन चीज़ों को जब आप देखिए, अलंकार जो होते हैं इनको जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में ही खुद से आपको उत्तर निकल कर के आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इनको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी प्रश्न जो अलंकार से संबंधित आए या आपका समाज से संबंधित आए तो वो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो चाहे
आप हिंदी में या संस्कृत किसी में भी आ रहे हो तो आपके समास वगैरह संधि विच्छेद जो हैं ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इनके बारे में आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलेंगे आगे वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा यहाँ पर। कै कै कारण रोबे वाला, जन टूटे मोतिन के माला। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ, उसके बाद जी हाँ, कै के कारण रोबे वाला, जन टूटे मोतिन के माला। किसके कारण रोबे वाला, तो देखिए यहाँ पर आपका जो नंबर 34 है, इस 34 नंबर में यहाँ पर जनु लिखा है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में नहीं बल्कि जहाँ से मैंने अलंकार शुरुआत की थी वहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, जनु जनो, जानो और मनु मनो मानो। इस तरीके के यदि शब्द आपको लाइन में मिलते हैं तो आपको वहाँ पर आँख बंद करके ये देखना है, आँख खोल करके ही देखना है कि क्या वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार तो नहीं है। यदि है तो आप उसे लगा दीजिएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जन जनो जानो और मनु मनो मानो, यदि इस तरीके के शब्द आ रहे हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका कन्फर्म है और कन्फर्म है, इसी को आप लगाएंगे। तो ये तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा नंबर 34 में। और अंतिम प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न हमारा आ रहा है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार है। श्लेष है, अनुप्रास है, यमक है या रूपक है। ताराघट उषा नागरी 35 नंबर में हम देखेंगे तो यहाँ पर ताराघट उषा नागरी महिला के लिए कहा गया है। पनघट में डूबो रही, तो यहाँ पर रूप के बारे में जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर आप इसी को लगाइएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर जो 35 प्रश्न हमारे थे वो 35 के 35 सभी प्रश्न हल हो गए हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को इन 35 में से कम 5 प्रश्न तो कंपलसरी याद ही हो गए होंगे, जो यदि आपके परीक्षा में आते हैं तो उनको आप हल कर लेंगे। फिलहाल कोशिश आप करिएगा कि जो मैंने वीडियो में 35 प्रश्न आपको दिए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें, लेकिन इनको रटना आपको बिल्कुल नहीं है। यदि आपको समास और आपको अलंकार की परिभाषा नहीं मालूम है, समास के बारे में एक समास का अलग अलग आपको अर्थ नहीं पता है, उनकी परिभाषा नहीं पता है, तो ये वीडियो को याद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। और जितनी मेहनत आप इस वीडियो को याद करने में लगाएंगे उससे ज़्यादा है सटीक रहेगा कि आप समास और अलंकार की परिभाषा को पढ़ लें। आगे आने वाले हमारे वीडियो समास और अलंकार पर ही आधारित होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसके किनारे आप देखेंगे आपको एक घंटी दिखेगी, उससे दबा करके आप फिर देखेंगे ऑल मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि कल या 2-3 दिन में हमारे पास एक नया वीडियो फिर से मैं रिकॉर्ड करके आपको देने वाला हूं, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको समास और अलंकार के बारे में विधिवत से बताया जाएगा। और एक वीडियो में आपको एक समास और एक वीडियो में आपको एक अलंकार, अलग अलग आपको पूरी सीरीज मिलेगी। तो यदि आप इस तरीके के वीडियो आगे देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में जानकारी जो हमारी थी वो पूरी हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।